मैंने भी घर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जमीनों की पैमाइश, जमीनों के पेपर जब से शुरू हुए हैं, जमीनों की कीमतें जब से बढ़ी है, कीमत जमीनों की अहमियत लोगों की नजरों में आ गई है, हुकूमत की नजरों में आ गई है, तो उसके अंदर बहुत सारे शराइत और कवानीन ज़वाबित लगा दिए हैं जो डॉक्यूमेंट के जरिए से मुकम्मल होते हैं। लिहाजा सबसे पहली बात, हमें घबराने की और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। ना हुकूमत से डरने की जरूरत है, ना किसी दुश्मन से डरने की जरूरत है। हमारे दीनी इदारों की हिफाजत की सिर्फ और सिर्फ हमें एहतियात से काम लेना है। और एहतियात क्या है कि हमारा पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, हमारा पेपर वर्क साफ और शफाफ होना चाहिए, हमारा डॉक्यूमेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसमें किसी किस्म का दाग और किसी किस्म की लूज फॉल नहीं होना चाहिए। ये अगर है तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिना हिचकिचाहट के, बगैर हेजिटेशंस के हम ये काम कर सकते हैं। और बिफज़लिही तआला जो आपने हेडिंग दिया है वक्फ बेदारी कॉन्फ्रेंस जिला नंदुरबार, और उसके आगे लिखा हुआ है वक्फ बर्बाद नहीं आबाद होना चाहिए, और यकीनन वक्फ आबाद होना चाहिए और वक्फ आबाद हो रहा है। मेरी भी यहाँ पर जो तशरीफ आवरी हुई है, जनाब मोहतरम हमारे चेयरमैन साहब समीर काजी साहब की तरफ से मुझे इजाजत मिली है इस प्रोग्राम में आने की, और उन्होंने ही मुझे इस प्रोग्राम के लिए भेजा हुआ है। मक्कू सेठ ने उनको दावत दी है, लेकिन उनके बिहाफ पे मुझे यहाँ पर भेजा गया। तो वक्फ बोर्ड जो है ये आप लोगों के मेहनत और काविशों का ही नतीजा है कि वक्फ बोर्ड की जो इजाद हुई, वक्फ बोर्ड का जो वजूद हुआ, वक्फ बोर्ड जो एक इदारा कायम हुआ, ये मस्जिद, मदरसे, खानका, चिल्ला, तकिया, आशुर खाना, छलावा, इन सब की हिफाजत के लिए ही वक्फ बोर्ड बना है। और इस वक्फ बोर्ड की तरफ माजी करीब तक कोई तवज्जो नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्फ बोर्ड काफी तरक्की कर रहा है। वक्फ बोर्ड में जब से जनाब समीर काजी साहब चेयरमैन बने हैं, बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। हर महीने अब वक्फ बोर्ड का जो वक्फ फंड है वो कभी भी 1 करोड़ तक नहीं पहुंचाता माहाना, लेकिन जब से समीर काजी साहब चेयरमैन बने हैं, उनकी मेहनत, उनकी काविश, उनकी फिक्र से वक्फ फंड 1 करोड़ माहाना तक पहुंच चुका है। हर महीने 1 करोड़ वक्फ फंड जमा हो रहा है वक्फ बोर्ड में, ये बहुत बड़ी बात है। और वक्फ फंड कौन जमा करता है? ये आप इदारे के मुंतजिमीन हजरात, उसकी मदद के तौर पर कहो, या फिर आपके मेंटेनेंस के तौर पर कहो, या आपका वक्फ बोर्ड का जो रब्त है जिसके जरिए से हुकूमती तौर पर आपको हिफाजत मिलती है, आपके ऊपर होने वाले रिक्रूटमेंट के लिए वकील मुहैया कराया जाता है, उसकी एक रकम कहो वक्फ फंड के एतबार से जमा करते हैं जो 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और ये मोहतरम जनाब समीर काजी साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। उसके बाद में चेयरमैन साहब की और भी बहुत सारी कोशिशें हैं, एजुकेशन के एतबार से तरक्की हो जाए कौम को। इस लिहाज से चेयरमैन साहब ने MBBS कॉलेज का इनेकाद करने की कोशिश की, जो अभी कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह बीड़ शहर में वजूद में आएगा। उसका लैंड सर्वे वगैरह सब शुरू कर दिए हैं जनाब ने, और अनकरीब MBBS कॉलेज वजूद में आएगा जहाँ पे मुसलमान तलबा डॉक्टर बनेंगे। साथ ही साथ जनाब समीर काजी साहब ने ये भी सोचा कि मुसलमानों की स्पोर्ट्स में भी तरक्की होनी चाहिए, जिसके जरिए से मुल्क भी तरक्की करे। इस लिहाज से उन्होंने स्टेडियम का भी इनेकाद किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि रजिस्ट्रेशन फास्ट होने चाहिए, हर इदारे को के रजिस्ट्रेशन जल्द अज जल्द हो जाए, किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन ड्राइव भी शुरू कर दी। ट्रस्ट भी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, लोगों को दिक्कत
फंसी हुई है उनको रेगुलराइज करने के लिए, जो गुंडे वाले जिसको कहा जाता, या उनको टेनेंट बनाना या उनको भाड़ेकरू बनाना, वक्फ बोर्ड से एनओसी दिलाना, ये काम भी जनाब समीर काजी साहब ने उठाया हुआ है और इंशाअल्लाह वो उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात, पूरे महाराष्ट्र में निकाहों के मुतालिक, शादियों के मुतालिक कि हम मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन मस्जिद का रजिस्टर बना लेते हैं, उस रजिस्टर के अंदर ही हम दूल्हा दुल्हन की एंट्री कर लेते हैं, गवाहों के नाम लिख लेते हैं, जबकि हमारे रजिस्टर के अंदर कोई भी हुकूमत से मिली हुई इजाजत नहीं होती। इसलिए कज़ात के मुतालिक भी एक पोर्टल बनाया हुआ है जनाब समीर काजी साहब ने और उनके भाई मोहतरम जनाब काजी शफी साहब, और अनकरीब ये हुकूमत से मंत्रालय के जीआर के जरिए से जारी किया जाएगा और पूरे महाराष्ट्र में काजी कारीम निकाह अपॉइंट किए जाएंगे, उनके जरिए से ही निकाहें होंगे और वो रिकॉर्ड हुकूमत में जमा रहेगा, ताकि बाद में इस तरीके से डुप्लीकेट कहो, जाली कहो, फ्रॉड कहो, डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी जब आपका निकाह एक हुकूमत के फॉर्म के ऊपर बढ़ाया जाएगा। ये तमाम मुस्बत काविशें वक्फ बोर्ड के अंदर हो रही है। अब मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ और आपको बआसानी आपके इदारे के मुतालिक चीजें समझाता हूँ। जो आपको फॉर्म मिला है ये आप अपने सामने रखिए। ये फॉर्म फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाया हुआ नहीं है, ये एक बेदार होने के लिए मैंने इसको डिजाइन किया हूँ ताकि आपको आपके इदारे के मुतालिक पता चले। सबसे पहले लिखा हुआ है इदारे का नाम और इदारे का पता, आप जिस इदारे से आए हो उसका नाम और उसका पता। दूसरा, जिम्मेदार का नाम और फोन नंबर, जो अध्यक्ष है आपकी कमेटी के, सदर है, उनका नाम और फोन नंबर। तीसरा, अब ये दो बातों के अंदर आप ये समझ लीजिए कि आप अगर किसी एक गांव की तरफ से आए हैं तो उस एक गांव में एक इदारा नहीं है, आप मेरी बात को समझ लीजिए। उस एक गांव में एक इदारा नहीं है, बल्कि उस एक गांव में अगर 3 मस्जिद है, 2 कब्रिस्तान है, एक दरगाह है, एक चिल्ला है, एक आशुरखाना है, तो उस गांव के अंदर हो गए 8 इदारे। तो गोया कि आपके गांव में 8 इदारे हैं, तो आपको ऐसे 8 फॉर्म की जरूरत है, आप इसकी जरूरत भी करा सकते हैं। तो ये हो गए 8 इदारे और 8 इदारों का अलग अलग रिकॉर्ड आपके पास चाहिए। आप ये मत समझ लीजिए कि एक कमेटी बना ली तो पूरे गांव के इदारों को ऑपरेट करेगी, एक रजिस्ट्रेशन कर लिया पूरे गांव के इदारों को काफी हो गया, हर चीज नहीं। एक इदारा जिसकी एक चतुर सीमा है, उस इदारे के लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी अलग, उसकी कमेटी भी अलग। आप क्या करते हैं, एक छोटा सा गांव है जहां पर एक मस्जिद है, एक ईदगाह है, एक कब्रिस्तान है, तो आप ये सोचते हैं कि एक कमेटी बना लेंगे और वही कमेटी ये तीनों को मैनेज करेगी, ये नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन वही 5 अफराद अगर ये तीनों के इदारों के कमेटी में आप उनकी कमेटी बनाते हो, ये 5 अफराद मस्जिद भी संभालेंगे, इनका फाइल नंबर XYZ, ये वही 5 अफराद ईदगाह संभालेंगे, उनका फाइल नंबर ABC, वही 5 अफराद कब्रिस्तान संभालेंगे, उनका फाइल नंबर PQR, ये चलेगा। लेकिन सिर्फ एक ही कमेटी बना ली है, XYZ कमेटी, वही मस्जिद, वही ईदगाह, वही कब्रिस्तान मैनेज कर रही है, ये नहीं चलेगा। लिहाजा जो अपना इहाता चतुर सीमा का उसका एक रजिस्ट्रेशन और उसकी एक कमेटी, ये समझ लीजिए। लिहाजा आप अगर एक गांव की तरफ से आए हैं तो उस एक गांव में अगर 10 इदारे हैं, 2 कब्रिस्तान, 2 मस्जिद, 2 आशुखाने या और 3 कुछ चीजें जो इनाम के मुताबिक है, तो गोया कि आपके गांव में 10 इदारे हैं, ये समझ लीजिए। आगे चलिए, सवाल नंबर 3 देखिए, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये होता है अंडर सेक्शन 36 और 46 में 43 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इदारा न्यूली नए से अभी रजिस्टर्ड करवाना है तो इसे कहते हैं अंडर सेक्शन 36 के अंडर आप इदारे को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये नया जो उम्मीद एक्ट आया है इसके अभी शुरू हो चुका है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब आपको 36 के रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युअली फॉर्म लेना, उसको फिलअप करना, उसके साथ लैंड रिकॉर्ड लगाना कोई जरूरत नहीं है। आप आपके घर पर बैठे
साइबर कैफे पे या किसी कंप्यूटर चलाने वाले से आप आपका न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पॉइंट्स है उसके अंदर, क्योंकि ये पॉइंट समझाने के लिए यहाँ पर एक स्क्रीन चाहिए, जिस स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता सकूं कि नंबर 1 पे आपको क्या डालना है कि मुतवल्ली का फोन नंबर, सेकंड नंबर पे आपको डालना है मुतवल्ली का ईमेल आईडी, थर्ड नंबर पे डालना है मुतवल्ली का एड्रेस, फोर्थ पे डालना है कि आपका वो जो इंस्टीट्यूट जो आप वक्फ करना चाह रहे हैं मस्जिद कब्रिस्तान के लिए, जिसके भी लिए, तो आप आपकी जमीन में से अगर दे रहे हैं वाकिफ, तो उस जमीन का 7/12 या नमूना 8 या फिर उसका जो भी NA है या PR कार्ड, जो भी उसका लैंड रिकॉर्ड है प्रॉपर, वो लैंड रिकॉर्ड आपको वहां पे सबमिट करना है। उसके बाद उस लैंड के फोटोज वो सबमिट करना है। ये सब समझाने के लिए एक स्क्रीन चाहिए और सामने वाले वो समझने वाले अहबाब चाहिए, जिनको एक बार ये बात बता दी जाए तो वो खुद ये काम कर सकते हैं। 36 का समझाने के लिए 43 का मतलब होता है कि ऑलरेडी आपका इदारा चैरिटी में रजिस्टर्ड था। धर्मादाय आयुक्त नंदुरबार जिले के नंदुरबार शहर के अंदर जो रजिस्टर्ड था, या पहले धुलिया में था तो नंदुरबार में आ गया। अब वो अगर B नंबर है, याद रखिए, वो अगर B नंबर है तो वो B नंबर की फाइल चैरिटी में से खुद ब खुद वक्फ बोर्ड में आ जाती है। लेकिन वक्फ बोर्ड में आने के बाद आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पे आ गई तो वो रजिस्टर्ड होगी ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर आकर वो फाइल रहेगी। आपको चैरिटी में जाकर मालूम करना है फाइल गई या नहीं गई, मुमकिन है गई होगी, वहां जाकर आप वक्फ बोर्ड में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको कि हमारी B नंबर की ये फाइल है, अब इसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कर लीजिए। इसे कहा जाता है अंडर सेक्शन 43। अब 43 पहले जब चैरिटी में था तो आपके उसके ऊपर बहुत सारी चीजें थी, शेड्यूल था, ट्रस्टियों के नाम थे, उसमें से कोई इंतकाल कर गए, कोई इस्तीफा दे चुके हैं तो उनको तब्दील भी कर सकते हैं, वो आगे बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इदारे का नाम तब्दील करने या प्रॉपर्टी में इजाफे की कार्रवाई कर रहे हो तो फाइल नंबर आगे आपको लिखना है, नंबर 4 के आगे, वो आता है अंडर सेक्शन 41। यहाँ पे है इदारे का किसी भी तरीके से इदारे में कमोबेशी करना, ये समझ लीजिए मुख्तसर तौर पर। नाम में कमोबेशी, प्रॉपर्टी में कमोबेशी। प्रॉपर्टी अगर आपके इदारे की 4 गुंठे है, मस्जिद की 4 गुंठे है, लेकिन आपके पास पेपर से 10 गुंठे हैं और आपने 4 ही गुंठे रजिस्टर्ड करवाए थे एक जमाने में और आपके पास पेपर से 10 गुंठे हैं, तो आप बकिया जो 6 गुंठे हैं इसके पेपर्स आप निकाल लीजिए और वो पेपर्स लगाकर एक एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए कि हमारी ये प्रॉपर्टी 4 गुंठे रजिस्टर्ड है और बाकी 6 गुंठे के पेपर्स हमारे पास में, वो भी रजिस्टर्ड हो जाए। या ये कि नाम सिर्फ लगा हुआ है मस्जिद नंदुरबार, कुछ भी नहीं, और यहाँ पर हमारे पास मशहूर है उस मस्जिद का नाम कि मक्का मस्जिद नंदुरबार। मक्का नाम पेपर्स पे नहीं है लेकिन लोगों के बोलचाल में है। अब आपको चाहिए कि उसको आपको मक्का मस्जिद करना है ऑन पेपर, तो आप ये एप्लीकेशन लिख कर दीजिए कि ये मस्जिद का नाम इस तरीके से है कि मक्का मस्जिद नंदुरबार। ये आता है अंडर सेक्शन 41। कोई भी तरमीम करनी हो इसके अंदर तो ये अंडर सेक्शन 41 में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इदारे की कमेटी रजिस्टर्ड है या नहीं? अगर रजिस्टर्ड है तो फाइल नंबर लिखिए वहां पे। ये आता है अंडर सेक्शन 69 में। 69 में कमेटी, ट्रस्ट, स्कीम, तीनों अल्फाज इसी के लिए बोले जाते हैं। यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि गांव वाले मिलकर एक बोर्ड पर नाम लिख लेते हैं 5 लोगों के, 7 लोगों के, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, 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 और समझते हैं कि यही कमेटी है, जबकि ना इसका कोई एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड में दिया हुआ रहता है, ना इसका कोई पेपर होता है, लेकिन मस्जिद के सहन में वो बोर्ड लगा हुआ रहता है। ये हमारी गलत फहमी है, हमारी बहुत सारी गलत फहमी है, जिसके लिए उर्दू का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जहले मुराकब, यानी हमको ये मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या मालूम नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें ये टेक्निकल ऐसी है कि हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या मालूम नहीं है, लिहाजा वो सब मालूम करने के लिए ये आज का कैंप प्रोग्राम जो रखा गया है ये उसी के लिए रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मकतब फिक्र के लिए नहीं रखा गया, ये अकाइद से परे, मकतब फिक्र से परे, हर अकाइद के वालों के लिए, हर मकतब फिक्र के वालों के लिए ये प्रोग्राम है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, फौजा हो, बोरी हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के मुतालिक प्रोग्राम है, वो भी माइनॉरिटी में आते हैं और वक्फ बोर्ड के अंदर उनके भी राय
आते हैं और सब इसके माथे आते हैं और हमें सबकी हिफाजत करनी है। सिर्फ सुन्नी इदारों की हिफाजत नहीं करनी है बल्कि हर मुस्लिम इदारे की हमें हिफाजत करनी है जिनको हिफाजत हुकूमत वक्फ बोर्ड की तरफ से दिलाती है। लिहाजा 69 के तहत हमें कमेटी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इदारा रजिस्टर्ड कर लिया तो ये मत समझ लीजिए कि कमेटी भी रजिस्टर्ड हो गई। इदारे का रजिस्ट्रेशन अलग, कमेटी का, ट्रस्ट का, स्कीम का रजिस्ट्रेशन अलग, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इदारे की कमेटी के जिम्मेदारों के नामों की तब्दीली कर रहे हो तो उसका भी फाइल नंबर लिख लीजिए। यानी ये है अंडर सेक्शन 42। इदारे में आपके 40 साल पहले 7 लोग थे और 40 साल के बाद भी 7 लोग हैं और वही 7 लोग हैं जो 40 साल पहले थे, जिसमें से अभी एक भी नहीं बचा, लेकिन आप कहते हैं कि वही है हमारी कमेटी। या ये कि 40 साल पहले 7 लोग थे, उसमें से 5 लोग मर चुके हैं, 2 ही लोग बचे हैं और वही 2 लोगों ने और लोगों को बोला कि तुम लोग भी ज्वाइन हो जाओ और साथ में मैनेज करते हैं इदारा, और जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। ये गलत बात है। कोई भी तब्दीली करो पेपर पर करो, कोई भी चेंजेस करो ऑन रिकॉर्ड करो, चाहे वो मस्जिदों का, मदरसों की, कब्रिस्तानों के डॉक्यूमेंटेशन की हिफाजत हो या खुद के नाम का क्यों ना हो। हमारे नाम कैसे होते हैं? घर में एक नाम, आधार कार्ड पे दूसरा नाम, पैन कार्ड पे तीसरा नाम, स्कूल के एलसी पे चौथा नाम, सब नाम अलग अलग होते हैं हमारे। मिसाल के तौर पर देता हूँ, अब्दुल समद नाम। अब्दुल समद नाम यहाँ पे घर में सब बोलते हैं अब्दुल समद, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा है AB. समद, कहीं लिखा है ABDUL अब्दुल फिर समद, कहीं भी लिखा है ABDUSS अब्दुल समद। सब नाम अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक खुद का नाम हो या मस्जिद का नाम, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे ये 42 सेक्शन जो है इसमें नामों की तब्दीली, कुछ ट्रस्टी मर गए हैं, कुछ ट्रस्टियों ने इस्तीफा दे दिए, कुछ ट्रस्टी गांव छोड़कर चले गए हैं, तो अब उनकी जगह पे दूसरे ट्रस्टी ऐड करना है तो अंडर सेक्शन 42 फॉर्म भर दीजिए और जो जिन्होंने इस्तीफा दिए उनके इस्तीफे लगा दीजिए, जो मैयत हो चुकी है उनके डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए और अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह ये आपके काम होंगे। सिर्फ मालूमात ना होने की बिना पर या डर और खौफ की बिना पर पीछे मत रहिए। ये प्रोग्राम का मकसद ही है कि बेदारी आ जाए, हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाए, डर खौफ दूर हो जाए। और ये वक्त इदारा रजिस्टर्ड करने से ऐसा मत समझ लीजिए कि हुकूमत इसको ले लेगी, बल्कि हुकूमत इसकी हिफाजत करेगी। मिसाल के तौर पर एक दरगाह है जिसकी 10 एकड़ जमीन है, तो वो दरगाह को जो मुजावर मैनेज करते हैं, जो मुतवल्ली मैनेज करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, उनके साथ 12 पे लिखा हुआ है ना। वो ये समझते हैं कि अगर हम वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करेंगे तो ये 10 एकड़ हमसे चली जाएंगे। कौन लेगा वो 10 एकड़? वक्फ बोर्ड के पास में ऑलरेडी पूरे महाराष्ट्र में 97,000 एकड़ जमीन है, 97,000 एकड़, तकरीबन 1 लाख के करीब। वो आपकी 10 एकड़ लेके करेंगे क्या? आपकी वो 10 एकड़ आप रजिस्टर करेंगे तो उसकी हिफाजत करेगा वक्फ बोर्ड। अगर कोई उसके ऊपर एनक्रोचमेंट करता है, कोई अतिक्रमण करता है, तो वो अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ बोर्ड आपको वकील मुहैया करा सकता है। वक्फ बोर्ड उसकी केयर करेगा, फिक्र करेगा और आपको हर कानूनी मदद करेगा। और आप ये सोचोगे कि नहीं मेरा 10 एकड़ में रजिस्ट्रेशन करा दूंगा तो ये हुकूमत ले लेगी, ये गलत सोच है आपकी, ये सोच निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इदारे का बैंक अकाउंट है या नहीं? अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक का नाम और अकाउंट नंबर लिख लीजिए वहां पर। क्यों इसकी जरूरत है? वजह उसकी ये है कि जुमा का चंदा होता है या मस्जिद की तामीरी काम होता है और लोग पैसे जमा करते हैं, 5 लोगों के सामने उसको गिन लेते हैं और 5 ही लोग उसको उठा के रख देते हैं किसी एक के पास में, और बाद में बकिया जो 250 लोग हैं वो ये कहते हैं कि 5 लोगों ने पैसा खा गया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का, चाहे वो जुमा के चंदे का। और अगर आपके पास में जुमा का चंदा जमा हुआ 2000 रुपये आपके पास में, आपने पंचनामा कर लिए, 5 लोग जमा है, उनके सामने वो अमाउंट
हिफाजत दी जा रही है, उसके बदले में जो आप वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं 5%, वो वक्फ फंड भी आपको भरना है। वक्फ बोर्ड के अंदर जाकर आपका ऑफिस दुनिया के अंदर बना हुआ है, वहां जाकर आपको वक्फ फंड जमा करना है। ये गोया के वक्फ बोर्ड को हुकूमत की तरफ से कोई पैसे नहीं आते हैं कि वक्फ बोर्ड चलाओ, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट है, ये वक्फ फंड के जरिए से ही चलता है। वक्फ फंड के जरिए से ही वक्फ बोर्ड लीगल फर्म हायर करता है, वो लीगल फर्म के बड़े बड़े वकील हजरात वक्फ बोर्ड के केसेस लड़ते हैं और जीतते हैं, और एक बड़ी रकम की जो जायदाद होती है वो वक्फ बोर्ड के हिस्से में दे देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसको हमने हिफाजत की, और ये उनकी जो फीस जाती है ये इसी वक्फ फंड से जाती है जो इदारों से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 8, इदारे का ऑडिट होता है या नहीं? अगर ऑडिट किया हुआ है तो कौन से साल तक वक्फ फंड जमा किए हैं? इसको ब्रैकेट में समझने के लिए मैंने 2 पॉइंट डाले हैं। 5/7/2023 से पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा किए हैं तो आपको वक्फ फंड सिर्फ 2% भरना है, और अगर नहीं जमा किए हैं ऑडिट रिपोर्ट तो आपको 5/7/2023 से पहले का भी आपको 7% की वक्फ फंड भरना है। सेकेंड पॉइंट मैंने समझाने के लिए डाला हूँ कि साल 2024-25 का जो वक्फ फंड है वो आपको भरना है 5%, और ये आता है अंडर सेक्शन 72। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप किसी सीए से या ऑडिटर से या कॉमर्स का नॉलेज रखने वाले से पूछ लीजिए कि ये क्या पॉइंट है। बस मैं मुख्तसर तौर पर ये बताता हूँ आपको कि 100 रुपये में से 5 रुपये आपको वक्फ बोर्ड को देने हैं। आ गई बात समझ में? ये नहीं चलेगा कि 100 रुपया आए और हमने उसमें से 100 रुपये पूरे खर्च कर लिया, हमारे पास देने के लिए नहीं बचे। पहले 5 रुपये निकाल लो, उसके बाद में फिर पूरे खर्चे करो। ये तो समझ गए? अब ये पॉइंट नहीं भी समझेंगे तो चलेगा। आगे देख लीजिए, इदारे के तामीरी काम की इजाजत वक्फ बोर्ड से लेने की कोई कार्रवाई हो रही हो तो उसका फाइल नंबर लिख लीजिए। ये आता है अंडर सेक्शन 25। आप मस्जिद की तामीर करते हैं, माशाल्लाह, आप ये मस्जिद के मुतालिक मैं पूछता हूँ, कौन है जिम्मेदार यहाँ पे मस्जिद के मुतालिक? ये तामीरी काम कब हुआ है मस्जिद का? इस मस्जिद का तामीरी काम कब हुआ है? अच्छा, इसकी परमिशन की फाइल वक्फ बोर्ड में दाखिल की है? अच्छा, अब मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सवाल इसलिए किया कि सबका अटेंशन आ जाए। अगर 25 लाख, बिलो देन 25 लाख अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो आपको ऑफिस से परमिशन मिल जाएगी इसके कंस्ट्रक्शन की, और अगर मोर देन 25 लाख है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, तो वक्फ बोर्ड को भी कमेटी में वो मीटिंग में ये पॉइंट रखना पड़ता है कि नंदुरबार की मनियात मुल्ले की जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 लाख रुपए है और उन्होंने परमिशन की इजाजत मांगी है तो उनको परमिशन दी जाए। ये ठराव बाकायदा पास होगा, रेजोल्यूशन बनेगा, उस रेजोल्यूशन की कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल सकते हैं और कहीं पर भी लगा सकते हैं कि हमने वक्फ बोर्ड की तरफ से ये परमिशन ली, उन्होंने मीटिंग में ठराव पास करके हमको परमिशन दी, तब जाके हमने इतनी आलीशान मस्जिद बनाई है। ये एक परमिशन। दूसरी परमिशन आप आपके इलाके की लोकल परमिशन जो होती, कॉर्पोरेशन की, नगर परिषद की, ग्राम पंचायत की, वो तो लेना ही लेना है, कंपल्सरी। लेकिन इन परमिशनों से फर्क क्या पड़ता है कि अगर कल बिलफर्ज कोई एनक्रोचमेंट होता है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, या ये कि मास्टर प्लान आता है, शहर में से कोई रास्ता जा रहा है, मस्जिद का अगर शहर है, काफी तरफ हो रहा है, समुद्री हाईवे या दीगर हाईवे से शहर में से रास्ते का काम चल रहा है, अब वो कंपनसेशन मिलेगा, करोड़ों में मिलता है। और अगर परमिशन ही नहीं ली है, जगह भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो पैसे किसको देंगे? वो तो अच्छा है, उनको एक सहूलत मिल गई, किसी को देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कोई परमिशन नहीं है। तो ये सब चीजें आड़े आती है जब कभी कोई नया प्लान गवर्नमेंट का आता है, तो वहां पर हमारी ये परमिशन उनको रोकते हैं क्योंकि हमने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये चीजें की हुई है। और अगर यूं ही आंखें बंद करके दूध पी रहे हैं तो पता नहीं दूध में
कंप्लीट है तो क्यों नहीं दी हुई है? क्या वो उसके ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, या है कि वही 30-40 रुपए महाना किराए के ऊपर उन्होंने लेकर रखी हुई है? यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे ही तबके की, कि मस्जिदों की जो दुकानें होती है किराए पर तो दी हुई रहती है, लेकिन एक जमाने में हुआ मस्जिद की दुकान है इसलिए किराया होता है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, और जिसने किराए पर ली हुई होती है वो सामने वाले को देता है 5,000, 7,000, 10,000 किराए। यानी सब तरफ हम ही, वोट भी हमारे, दांत भी हमारे, लेने वाले भी हम ही और किसी और को देने वाले। ये बहुत बड़ी खयानत है, अल्लाह तबारक व तआला की औकाफ की जमीन की बहुत बड़ी खयानत है कि हम 10,000 रुपए वाली दुकान का किराया 50 रुपए दे रहे हैं, 300 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए जो भी XYZ है, और बाकी की रकम हम खुद रख रहे हैं, जबकि वो मस्जिद में जा रही है, मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए यूज हो रही है। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। ये चाय का रस्म थोड़ा बाद में कीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा लोगों को समझने, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल बात चल रही है, बयान नहीं चल रहा है कि मैं बोलता भी रहूं आप सोते भी रहे, सब चलेगा, ये नहीं है। बल्कि आपको मेरी हर बात समझनी है, इसका हर सेक्शन समझना है, इसका हर एक्ट समझना है, और छोटी से छोटी बात भी मैं बता रहा हूँ कि किस सेक्शन में होगी ये, तो समझ लीजिए। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है बाहर जाकर चले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इदारे की इमामी जमीन है या नहीं? अगर अच्छा, ऊपर वाले सवाल जो किया मैंने, सालाना कितना किराया जमा होता है, तो ये भी आपके ग्रॉस इनकम में आएगा, ये भी ऑडिट में आएगा, और इस पर भी आपको वर्क फंड भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात बताता हूँ जो चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है कि रेगुलराइज करने का। बहुत सारी आबादियां, बस्तियां ऐसी होती हैं जो इनामी जमीन के ऊपर बस जाती है। अब गुंठेवारी में मसले आते हैं कि नगर पालिका उनको चाहती है कि गुंठेवारी करा कर दे, लेकिन उनके पास में पेपर ही सही नहीं है, लैंड रिकॉर्ड उनका प्रॉपर नहीं है, तो उनको दिक्कत आती है। अब ये दिक्कत दूर करने के लिए पूरी डिटेल निकालना पड़ेगी कि ये बस्ती कौन से लैंड पर बसी हुई है, वक्फ लैंड है या गायरान है या फॉरेस्ट है या नगर पालिका का ही। जैसे अभी मोहतरम जनाब आसिफ शेख साहब ने बताया कि बहुत सारी मस्जिदें नगर पालिका की जमीन पर बनी हुई है। तो हमें हर चीज बनाने से पहले, तामीरी काम करने से पहले ये सोचने की जरूरत है कि ये जमीन का रिकॉर्ड क्या है हमारे पास में, चाहे वो मस्जिद हो या खुद का घर हो। लेकिन आप बना लिए, बस से आप क्या करना है, आप उसके रेगुलराइज करने के लिए चेयरमैन साहब ने जो इक़दाम किया है उसके माते आपको अब कोशिश करनी है कि अगर आपका घर उस जमीन पर है तो आप दरखास्त लेकर आइए कि ये जमीन का हम गुंठेवारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नगर पालिका वाले हमसे NOC मांग रहे वक्फ बोर्ड की, तो इंशाअल्लाह उसका भी काम हो जाएगा। यानी वक्फ बोर्ड अल्लाह के घर की हिफाजत, कब्रिस्तान की हिफाजत के साथ साथ आपके उस घर की भी हिफाजत करना चाहता है जिसमें आप रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इदारे की इनामी जमीन है या नहीं है, तो कितनी और फिल वक्त किसके कब्जे में है? ये क्वेश्चन खास तौर पर उन इलाकों के लिए होता है जहाँ पे मस्जिदों की 50-50 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन होती है। मराठवाड़ा में बहुत है, मस्जिद की, दरगाह की, कब्रिस्तान की 100 एकड़ जमीन है, और उस मस्जिद के मुसल्लियान को, मस्जिद के मुतवल्ली को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम भी है तो वो फुला के कब्जे में, हम क्या करें? आप क्या करें, ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ कोशिश करना पड़ेगी। मदद चलकर आपके पास नहीं आ सकती है, आपको मदद तलब करना पड़ेगी, फिर आपको मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। तो उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी कि आप इसके लिए क्या हल निकाला जाए। तो उसी के लिए जनाब चेयरमैन साहब ने लीगल फॉर्म कायम किया हुआ है कि अगर ये जमीन किसी के कब्जे में है तो उस कब्जे से कैसे उसको छुड़ाया जाए, कैसे उसको, अच्छा वो छुड़ाकर वक्फ बोर्ड नहीं देगा, वही मुतवल्ली, वही मस्जिद के जिम्मेदार, उसी दरगाह के मुजावर उन्हीं को देगा। आप ही इसको मेंटेन करो, आप ही इसको मैनेज करो, और आप ही इसको डेवलप
की होती है इनामी जमीन, इमामबाड़ा की क्या होती है, इनामी जमीन। ठीक है, नहीं निकालते ताज़ियत, बहुत अच्छी बात है, खुराफात और बिदात एक अलग पहलू, लेकिन उसकी इनामी लैंड जो 100 एकड़ है वो तो बचाइए। ताज़ियत नहीं उठाते हैं तो मत उठाइए, 100 एकड़ तो लीजिए ना, जो वो भी छोड़ देते हैं। दरगाह है, नहीं जाते हैं, मत जाइए, लेकिन उस दरगाह की जो 200 एकड़ जमीन है वो तो लीजिए ना अपने कंट्रोल में। हमने सभी छोड़ दिया। फिर से एक बार कह रहा हूं मैं, बिदात खुराफात एक अलग साइड है, मत नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, उससे दूर है, लेकिन उसकी वजह से इदारे से बेतवज्जोही मत इख्तियार कीजिए ना। उस दरगाह की जो जमीन है, उस आशुर खाने की जो जमीन है, उससे बेतवज्जोही मत इख्तियार कीजिए। और यकीनन मैं कहता हूँ आपका इमामबाड़ा जो है मालूम कीजिए, उसकी वक्फ लैंड होगी, उस आशुर खाने को, उस इबादत, उस इमामबाड़े भी देख लीजिए कितने बाय कितने का है, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कुछ कोशिश कीजिए। वरना कोई अगर तवज्जो देने वाला नहीं रहेगा तो लिकुली साथ हर गिरी पड़ी चीज के लिए कोई ना कोई उठाने वाला होता है। जब वो 100 एकड़ आप नहीं उठा रहे हो तो वो 100 एकड़ को कोई तो उठाने वाला मिलेगा। ठीक है, वो इमामबाड़ा मार्केट का एक वो है, दो गुंठे के अंदर आप उस इमामबाड़े को भी नहीं देखोगे तो उस गिरी पड़ी चीज को भी तो कोई ना कोई उठाने वाला होगा। यही से शुरुआत होती है एनक्रोचमेंट की, अतिक्रमण, कोई और कब्जा कर लेता है, फिर उसको छुड़ाने के लिए सालों गुजर जाते हैं, फिर वकील लगाओ, फिर इधर खर्चे, फिर उधर खर्चे, फिर आना जाना, फिर एक बंदा उस कोशिश के अंदर मर जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो जीतता है। वो जिसने कोशिश की थी उसको तो वो खुशी भी मैसर नहीं हुई। लिहाजा आप पहले से ही ये कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपके इलाके में निकाह पढ़ाने के लिए अच्छा ऊपर इदारे की प्रॉपर्टी केसेस चल रही है या नहीं? अगर प्रॉपर्टी केसेस चल रही है तो केस नंबर क्या है? अब यही अगर आपके प्रॉपर्टी केसेस चल रहे हैं शहर के अंदर, कुछ कब्जे के, एनक्रोचमेंट के, या किसी ने वक्फ जमीन बेची हुई है, तो ये सब की सेफ्टी वक्फ बोर्ड की तरफ से होती है। वक्फ लैंड ले बेच करने वाले के लिए एफआईआर होती है 52A के माध्यम। एनक्रोचमेंट के ऊपर 54 का सेक्शन चलता है, और ये तमाम चीजें सामने आकर उनका खुलासा सामने आ जाता है और हक वाले को हक दिलाने की मुकम्मल कोशिश की जाती है इस 54 और 52A के जरिए से। लिहाजा अगर केसेस चल रही तो वो भी लिखिए, इसके अंदर कोई आपको ताउन की जरूरत है तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड वो भी आपकी मदद करेगा। और ये आपका पैगाम, आपकी तरफ से ये फॉर्म और आपकी हर छोटी सी छोटी बात अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब तक पहुंचाई जाए कि शहर नंदुरबार के अंदर जो ये प्रोग्राम किया गया, ये बहुत बड़ी कोशिश है जनाब अब्दुल सेठ साहब की कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एक वक्त था जब जगह जगह पर चैरिटी हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत पड़ी, गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, ताकि लोगों को हेल्थ इश्यूज और जो उनके इखराजात थे उसके अंदर उनको बोझ ना आए, इसलिए फ्री में चेकअप कैंप, फ्री में लोगों के इलाज ये शुरू की। लेकिन आज जरूरत है इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की जहां पर फ्री में ये सब इंफॉर्मेशन मिल सके। वरना तो यही कंसल्टेंसी के लिए आप जाओगे, किसी वकील के साथ बैठोगे तो पहले आपको पैसे देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर मैटर बताओ, फिर वो मैटर स्टार्ट होने से पहले फिर पैसे दो। तो ये बोले कि आपको एक रिफाई आम का काम चल रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से, डिफेंस फोर्स की तरफ से और ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, ये बहुत बड़ी कोशिश है, जबकि ये कोशिश कई सालों पहले होनी चाहिए थी। बहरकैफ देर आए दुरुस्त आए, अच्छी मेहनत हो रही है, अच्छी कोशिश हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस कोशिश का नतीजा जरूर हमारे सामने लाए। आगे क्वेश्चन देखिए कि क्या आपके इलाके में निकाह पढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड से कोई अपॉइंटेड काजी है या नहीं? अब ये थोड़ा हमारा निजी मसला है, लेकिन ये चलता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, कज़ा सेक्शन के तहत चलता है ये कि अगर वक्फ बोर्ड से अपॉइंटेड कोई काजी अगर आपके इलाके में है, वो निकाह पढ़ाता है आपका, तो गोया कि आपके निकाह का रिकॉर्ड भी वक्फ बोर्ड में जमा होता रहता है। एक कॉपी दूल्हे को मिलती है, एक कॉपी दुल्हन को मिलती है, एक कॉपी काजी साहब के पास होती है और एक कॉपी ऑफिस में जमा हो जाती है। गोया कि आपके निकाह का रिकॉर्ड, जिस तरीके से आपके पैदाइश का रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड आपके
नहीं कर लिए, आपके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं, ये नहीं। हमें हर चीज का पेपर वर्क कंप्लीट करना है, प्रॉपर वर्क करना है। इसलिए भी ये कोशिश जारी है वक्फ बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, और चेयरमैन साहब के साथ साथ जनाब मोहतरम शफीक अली साहब की तरफ से, कि ये मेहनत हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के कारियों का, वक्फ बोर्ड के काजी अपॉइंट किए जाए। इंशाल्लाह अनकरीब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और उसी के मातहत आपके निकाह हो, उसी के मातहत आपके डॉक्यूमेंट्स बने, और इसके बाद में वक्फ बोर्ड की तरफ से ही एक सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट, जो कई जगह पर काम आता है। दुल्हन का नाम की आगे उसके वालिद के नाम की जगह पे शोहर का नाम लगाना है, वहां पर काम आता है। वीजा वगैरह की जरूरत है, वहां पर काम आता है। अमेरिका के सिटीजन है, ग्रीन कार्ड के लिए वहां काम आता है। यूके में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में सब जगह पे ये सर्टिफिकेट काम आता है, कि जिसके जरिए से आपके तमाम इज़्दिवाजी ताल्लुकात के काम पूरे हो सकते हैं, कि उससे ही पता चलता है कि हाँ आप मियां बीवी हो। ये तमाम उमूर वक्फ बोर्ड के मातहत होते हैं, और वक्फ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जब से समीर काजी साहब चेयरमैन बने हैं, जनाब सीओ साहब है, तमाम मेंबरान हैं, इनके मातहत ये बहुत तरक्की करता जा रहा है और आपके इदारों तक पहुंच रहा है, आपके कदमों तक पहुंच रहा है, आपकी मदद करने के लिए। जिस तरीके से मैं जनाब चेयरमैन साहब की तरफ से उनके बिहाफ पे आप तक पहुंच चुका हूँ, आपके इदारे तक पहुंच चुका हूँ, वो ये कि हम आ रहे हैं आपके पास में मदद लेकर। मैंने पहले भी ये जुमला कहा कि मदद आप तक नहीं आएगी, लेकिन आ रही है, आप उससे फायदा उठाइए। और जो इस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं, ये मैं मुंतजिमीन हजरात को, मोहतरम जनाब मधु सेठ साहब को, मौलाना जकरिया साहब, और स्टेज पे जलवा अफरोज तमाम उलमा, तमाम मेरे अकाबिरीन, तमाम मेरे बड़े, मौलाना फारूक साहब मेरे उस्ताद हजरत आए। अच्छा, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसको रखा।